वेलकम टू माय चैनल शिक्षा मंथन। आज हम बिजनेस स्टडी का टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंस फंक्शन। ओके, यानी फाइनेंस फंक्शन क्या होता है। तो फाइनेंस फंक्शन का काम कौन करता है? ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है वो फाइनेंस फंक्शन का कार्य करता है। और इतने सारे डिसीजन लेना पड़ते हैं तो इसलिए इन सारे डिसीजन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मतलब देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ द डिसीजन विच आर टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर। ओके, तो कौन कौन से हैं वो हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा होता है यहाँ पर डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन होते हैं। तो हम इसको सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। जब फर्म, जैसे हम कोई कंपनी ओपन कर रहे हैं तो कंपनी ओपन करेंगे तो हमको पहले पैसा प्राप्त करना है, तो उसका पहले फाइनेंस मैनेजर होता है, उसका डिसाइड करता है कि कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है। जैसे हम कोई असेट्स खरीद रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं, तो हमको मशीन खरीदने जाएंगे तो हमको कितना पैसा लगेगा ये डिसाइड करना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। क्या डिसाइडिंग करना होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? मतलब डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट, यानी कंपनी को जो भी पैसा प्राप्त होगा, जैसा कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही समझा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिफर्स टू द एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ असेट्स या फंड्स। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो पैसा हमारे पास प्राप्त होगा, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस हमको प्राप्त होगा, तो हम उसका इन्वेस्ट कहाँ करें। तो इन्वेस्टमेंट ऐसे ही नहीं कर दिया जाता है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही केयरफुली करना पड़ता है। तो देखो हम यहाँ देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, अभी हम सब इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट, यानी कि कहाँ कंपनी को इन्वेस्ट करना है। तो कंपनी की ओर से कौन काम करता है? ये फाइनेंस मैनेजर। तो फाइनेंस मैनेजर के लिए ये पॉइंट लेंगे हम, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। दूसरा लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या आता है, यानी यहाँ पे डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस या सोर्स ऑफ फंड्स, ये इसको भी हम लिख देते हैं डिसाइडिंग सोर्स या सोर्सेस कर देते हैं, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस कहां कहां से हम प्राप्त करें। तो ये इसका डिसाइड कौन करेगा? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंतर्गत फाइनेंस मैनेजर। वो हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। फिर तीसरा आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है इसके अंतर्गत? डिविडेंड डिसीजन वो डिसीजन होता है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस होता है, सरप्लस जो बचता है, जैसे हमने गवर्नमेंट को दे दिया, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देते हैं, सारे जितने भी आउटसाइड पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो उसमें भी 2 पॉइंट आएंगे हमारे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जो हो रहा है वो 2 जगह होता है, 2 कैटेगरी में बांटना पड़ता है। हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है कि वो कुछ न कुछ सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हुए कुछ हमारे पास रखती है, मतलब कंपनी अपने पास रखती है, जिसको हम रिटेन अर्निंग के नाम से जानते हैं। सपोज करो जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आया, जो भी प्रॉफिट आया उसका 20% या 30% जो भी कंपनी की पॉलिसी है उसके अनुसार वो कहाँ पे रखेगी? रिटेन अर्निंग में। और बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को। ये कंपनी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो ये डिविडेंड का डिसीजन करना ये तीसरे में आएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, यहाँ पे आ जाएगा डिसाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। आगे लिखना हो तो हम लिख सकते हैं बिटवीन रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो ये 3 प्रकार के जो डिसीजन लिए जाते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट डिसीजन समझेंगे जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया डिसाइडिंग वेयर टू इन्वेस्ट, यानी कि ये डिसाइड करना कि कहां पे हम पैसा लगाएं, कौन सी असेट्स में लगाएं। तो पहला पॉइंट हमारा यही बनता है केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स, यानी कंपनी को जो भी फंड्स प्राप्त होता है, जिस है ना फंड्स प्राप्त होगा उसके बाद वो पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो सबसे पहले कहाँ पे पैसा लगाना है तो केयरफुल डिसीजन लेना पड़ता है। ये जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो आपके पास कई ब्रांड होते हैं आपके पास कि कौन से ब्रांड का खरीदूं, है ना। जैसे आ जाएगा ओप्पो, वीवो या एमआई या और कोई आप लेना चाहते हैं तो 3-3, 4-4, तो कैसी जगह इन्वेस्टमेंट करें, तो ये भी आपको भी सोचना पड़ेगा। उसी तरह से
जो फाइनेंस मैनेजर होता है कंपनी का, उसको भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि कोई मशीन खरीदना है कंपनी की ओर से। हम ले लेते हैं यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स, जो असेट्स खरीद रहे हैं, यहाँ पर असेट्स में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स भी हो सकती है या फिर करंट असेट्स भी हो सकती है, जिसको मैं आगे समझाता हूँ। तो केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स, यानी हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म असेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे मशीन ले लेते हैं हम, तो मशीन में इन्वेस्टमेंट करना। अब हम मशीन लेने जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास तरह तरह के ब्रांड होंगे। तो सपोज करो हम मशीन को ले लेते हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरी ले लेते हैं, ए, बी और सी। अब सपोज करो ये ए मशीन है, ये बी मशीन है, सी मशीन है। एक मशीन आ रही है 5 लाख की, दूसरी आ रही है 6 लाख की, और तीसरी आ रही है सपोज करना 7 लाख की। आए 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख की आ रही। अब आप सोचोगे कि ये मशीन में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए ये डिसाइड करना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये खाली 5 लाख जो सबसे कम है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। कंपनी इसके लिए क्या करती है, जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो इसके लिए पे बैक पीरियड निकालता है कि आज हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ये मशीन खरीदते हैं 5 लाख रुपए लगाएंगे, तो वो हम कितने सालों के अंदर, 2 साल 3 साल, कितने सालों में हम कवर कर लेंगे। यानी वो कवर कर लेंगे, कैसे कवर करेंगे, मशीन आएगा, प्रोडक्शन करेंगे, है ना, उसके बाद जो माल बनेगा उसको सेलिंग करेंगे, तो प्रॉफिट के रूप में हमको प्राप्त होगा। तो ये हमारी रिकवरी होती रहती है। तो यानी कि हम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितने साल में ये पैसा हमको कवर हो जाता है, ये देखते हैं। चलो बी मशीन का देखते हैं, 6 लाख में अगर इन्वेस्टमेंट करा तो इसका पैसा कितने सालों में कवर होगा। इसी तरह से तीसरी मशीन का भी यही होगा कि आज हम 7 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने सालों में पैसा हमारा कवर हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, याद रखना इसके अंदर पे बैक पीरियड, पीबीपी के नाम से आप आगे पढ़ोगे इसको। पे बैक पीरियड, पे बैक का मतलब क्या है कि आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी पे कर रहे हैं, और वो बैक यानी कितने सालों में हमको प्राप्त हो जाएगा, उसको बोलते हैं पे बैक पीरियड। तो सपोज करो अब ये मशीन हमने खरीदी, इसका पैसा हमको सपोज करो 4 साल में प्राप्त हो रहा है, ये रिटर्न हमको 4 साल में, ये 5 साल में, और ये सपोज करो 3 साल में। तो अब कौन सी मशीन खरीदना अच्छा रहेगा हमारे लिए, तो ये डिसाइड करना। अब आप सोचोगे कि ये 4 साल में, 5 साल में, 3 साल में कैसे हो रहा है। तो ये मशीन जिसमें हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा हो, ये जो भी जिस प्रकार का हम प्रोडक्ट बनाते हैं हो सकता है वो बहुत ज़्यादा बनाती हो, हमारे माल की डिमांड होगी, तो हम यहाँ पे ये मशीन को खरीदेंगे हम इसके अंतर्गत। तो ये 3 साल में पैसा प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद अगर मशीन और ज़्यादा चलती है, जैसे उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर है, तो ये 3 साल में पैसा कवर हो गया, और 2 साल का जो प्रॉफिट होगा उस मशीन से हम अर्निंग करेंगे, वो कहलाता है पोस्ट पे बैक पीरियड। पोस्ट पे बैक पीरियड कहलाता है, वो आगे क्लासों में आप इसका स्टडी करेंगे। तो अभी तो हम ये समझते हैं। तो ये डिसाइड करना कि किसमें इन्वेस्टमेंट, कौन सी मशीन हम खरीदें, तो ये हमारा पहला पॉइंट था यही कि केयरफुल सिलेक्शन ऑफ असेट्स। बड़ी सावधानी पूर्वक हमको सिलेक्शन करना पड़ता है जहां पर कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रही है। सेकंड पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पर, अ फर्म हैज मेनी ऑप्शन टू इन्वेस्ट इट्स फंड्स। यानी कंपनी के पास बहुत सारे मतलब क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने बताया ये ऑप्शन ही है हमारे, तो यहाँ पर फंड को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर हम, तो उसके कई ऑप्शन होंगे। तो उस ऑप्शन में से हमको जो सबसे अच्छा हो, यानी कि तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट, यानी कौन सा इन्वेस्टमेंट करना जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो हमारे लिए मतलब कंपनी सोचेगी शेयर होल्डर को कंसीडर करते हुए, या शेयर इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं हमारे जो एक्चुअल ओनर होते हैं, उसको आउटलुक करते हुए वो क्या करेगी, सोचेगी कि सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको कहाँ पे मिल रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये ले लिया, हमने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें सिलेक्ट सोच समझ के, तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट होगा उससे हमको क्या होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी हमारी। प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है, और वही शेयर की वैल्यू को बढ़ाना ही सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। मैंने पहले भी बताया आपको, जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यही तो ऑब्जेक्टिव होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर के शेयर की प्राइस को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा करना, और ज्यादा से ज्यादा करना हो तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। और प्रॉफिट कहाँ पे हो रहा है, हमको यहाँ पर माल बेच के ये मशीन ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, 3 साल में पैसा कवर कर देगी, तो हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ये। तो ये डिसाइडिंग करना हमारा इन्वेस्टमेंट का ये आता है इसके अंतर्गत, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंतर्गत, या फिर हम और कह सकते हैं इसके अंतर्गत डिसाइडिंग और सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल मतलब क्या होता है, क्योंकि हम असेट से खरीदते हैं, बड़ी खरीदते हैं, तो फाइनेंस मैनेजर ही डिसाइड नहीं कर लेगा। उसके पहले जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसको हम एजीएम कहते हैं, तो वहां पर शेयर होल्डर की परमिशन लेना पड़ती है। आया ये, तो ये वो प्रपोजल पास हो जाता है,
प्रपोजल पास हो जाता है, सारे शेयर होल्डर बोल देते हैं कि हाँ, या जितने उपस्थित होते हैं उस मीटिंग के अंतर्गत उसका 2/3 अगर शेयर होल्डर कह देते हैं कि हाँ ये मशीन खरीद लेना चाहिए, कंपनी को बेनिफिट होगा, तो फिर ये डिसीजन लिया जाता है। ओके, तो यहां पर डिसाइडिंग और सिलेक्टिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि जो भी असेट्स खरीद रहे हैं, जो सबसे ज्यादा उपयोगी हमारे लिए जो प्रपोजल, तो उसको सिलेक्ट करना उस मशीन को और उसका डिसाइड करना। पहले डिसाइड कर लिया, फिर हम उसकी क्या करेंगे, इसके अंतर्गत सिलेक्ट करेंगे कि ये मशीन खरीद रहे हैं, और उसके बाद कंपनी वो खरीद लेती है। तो जब खरीदती है तो उस समय हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड असेट्स के अंदर वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, कंपनी 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट करती है, फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेगी या फिर करंट असेट्स। आपने देखा होगा कि कंपनी की बैलेंस शीट में 2 हेड आते हैं असेट साइड में, एक तो आता फिक्स्ड असेट्स में यानी कि नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो ये तो करंट असेट्स है और ये नॉन करंट असेट्स में। तो फिक्स्ड असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो याद रखना इसके अंतर्गत कि फिक्स्ड असेट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया वही कैपिटल बजटिंग होगा इसके अंतर्गत। ओके, अब इसके बाद हम लेते हैं कि जब भी फाइनेंस मैनेजर असेट्स खरीदना है, चलो अब खरीदने की बात हो गई कि अब खरीद रहे हैं हम, तो है ना, परमिशन दे दी हमको इक्विटी शेयर होल्डर ने एजीएम में। अब हम खरीदने जाएंगे, यानी फाइनेंस मैनेजर क्या सोचेगा, हम फाइनेंस मैनेजर की ओर से सोचेंगे। तो फाइनेंस मैनेजर ये सोचेगा इसके अंतर्गत कि मशीन खरीद रहे तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो असेट्स को खरीदते समय उसको ध्यान में रखना होंगे। तो सबसे पहला आएगा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जो पैसा लगाने वाले हैं, जो हमको सोर्स ऑफ फाइनेंस से पैसा प्राप्त हुआ, एक्विजिशन हुआ, उसका अब हम क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उससे हमको कितना रिटर्न मिलेगा। इसको आप आरओआई के नाम से जानते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हमको रिटर्न, यहाँ रिटर्न का मतलब क्या है, प्रॉफिट। यानी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि मशीन क्यों खरीद रहे हैं, कई बार कंपनियां क्या होती है, पुरानी मशीन होती है तो उसकी जैसे कैपेसिटी कम होती है प्रोडक्शन की, तो वो नई मशीन खरीद लेती है, ओल्ड को रिप्लेस करके नई खरीदेगी तो उसका प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है, प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ा तो इक्विटी शेयर होल्डर की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, इसके अंदर ये देखती है इसके अंतर्गत, यानी कि कंपनी का जो मैनेजर होता है, फाइनेंस मैनेजर, वो उसके आरओआई की कैलकुलेशन करता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस पर कितना हमको प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम लेते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट, यानी हम जैसे अब ये चूंकि ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट जनरली क्या होते हैं, बड़े ही होते हैं, और करंट असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं जैसे रॉ मटेरियल परचेस करने के, वो छोटे होते हैं। तो जब ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होगी कि अपन ने मशीन खरीद ली और उसके बाद हो सकता है कि मशीन खरीदने के बाद अब उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा हो। तो यहाँ पर रिस्क कितनी है, क्योंकि अपन ज्यादा पैसा लगाते हैं तो रिस्क ज्यादा होती है, कम पैसा लगाएंगे तो कम रिस्क होगी। तो रिस्क कितनी है इसके बारे में भी उसको विचार करना होता है, किसको, फाइनेंस मैनेजर को। तीसरा पॉइंट लेते हैं रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न। अब जो रिटर्न का मतलब फिर वही प्रॉफिट, यानी कि जो हम मशीन इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमारी क्या हो, इनकम लगातार बढ़ती रहे, कम नहीं हो, यानी कि माल का प्रोडक्शन बढ़ता रहे, बिकता रहे। तो इससे रेगुलरिटी भी चेक कर लेते हैं हम, ये भी देखना उसका काम होता है। फिर कॉस्ट इन्वॉल्व, अब जैसे ये कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट देखेंगे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितनी कॉस्ट है, क्या कॉस्ट पड़ेगी उसके अंतर्गत। ओके, तो ये कॉस्ट पे भी उसको ध्यान देना पड़ता है कि ये इन्वॉल्व काय में है, इन्वेस्टमेंट में, यानी कॉस्ट इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये तो हुआ हमारा फैक्टर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, व्हाई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन होता है उसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कंसीडर करते हैं, है ना, इसके पीछे कई रीजन है इसके अंतर्गत, तो हम वो रीजन के बारे में जानेंगे। कौन कौन से रीजन है अभी इसमें देखते हैं। एक तो पहला है लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड इरिवर्सिबल। जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं वो सब क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए हम, यानी कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, यानी मोर देन 1 ईयर के जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे डिसीजन क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये सारे डिसीजन लॉन्ग टर्म होते हैं और इसीलिए ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल मीन्स क्या होता है कि अगर एक बार हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया तो हम उससे वापस
उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वापस हम पलट के नहीं आ सकते हैं। ओके, तो ये पहला पॉइंट है इसके अंतर्गत। दूसरा पॉइंट है ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होते हैं, तो लॉन्ग टर्म यानी कैपिटल नेचर के जो खर्चे होते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि फंड की हमको आवश्यकता होती है। ओके, थर्ड पॉइंट लेंगे कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं ये अफेक्ट करते हैं द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ कंपनी। ये कंपनी की जो फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी है यानी कि भविष्य में लाभ कमाने की क्षमता, उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किस प्रकार प्रभावित करेंगे, क्योंकि हम एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्यों ले रहे हैं, हम ले रहे हैं इसलिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, यानी हम जिस प्रकार का मशीन में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इसके अंतर्गत, या कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसका एक्सपांशन करने के लिए तो उससे भी हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो अर्निंग कैपेसिटी को भी बहुत प्रभावित करेंगे। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, जय हिंद।